हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मर्सनरीज की भाड़े की आर्मी की कहानी है, जहाँ एक और खड़े हैं जैकी चैन और दूसरी तरफ जॉन सीना, जो अगर एक साथ आ जाएं तो एक और एक दो नहीं 11 हो सकते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मिडिल ईस्ट में, जहां यूटाइन चाइनीज ऑयल रिफाइनरी ने चाइना से एक मर्सनरी प्राइवेट आर्मी को बुलाया है अपने मुलाजिमों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए। तेल के नियंत्रण के लिए उन पर लगातार मर्सनरी फोर्सेस के हमले बढ़ते जा रहे हैं। चाइनीज प्राइवेट आर्मी के चीफ हैं कमांडर ड्रैगन लुओ, जो एक आधी कटी हुई तस्वीर को देख रहे हैं। विरोधी मर्सनरीज के हमलों के बीच ऑयल रिफाइनरी काफी क्षतिग्रस्त है। वहां पहुंचने पर कमांडर लुओ कंपनी की हेड प्रोफेसर चैंग से मिलते हैं, जो बिना समय नष्ट किए हुए वहां से निकलने का प्लान डिस्कस करने लगती हैं। उन्हें ग्रीन जोन तक पहुंचने के लिए हाईवे ऑफ डेथ से निकलना होगा, इसके अलावा उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। दूसरी तरफ सेवानिवृत्त यूएस मरीन क्रिस अपने भाई हेनरी से मिलता है, जिसकी अपनी मर्सनरीज की टोली है, जिनका मजाक उड़ाने का क्रिस कोई भी मौका नहीं खोता। हेनरी एक मिशन के लिए बहुत सा पैसा लेकर आता है। उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी को किडनैप करना है जिसे ग्रीन जोन ले जाया जा रहा है। क्रिस उसके इस न्योते को ठुकरा देता है। वहां से क्रिस अपने गांव लौट जाता है, जहां वो अनाथ बच्चों की देखरेख करता है। गांव का वाटर पंप खराब है, जिसे ठीक करने ओवन आता है। सिस्टम का निरीक्षण करने के बाद वो बताता है कि इसमें काफी खर्चा है। उस जरूरी खर्चे के चलते क्रिस हेनरी के प्रस्ताव के बारे में एक बार फिर से सोचता है। प्लांट पर लू और उसकी टीम वहां से निकलने का प्लान डिस्कस कर रहे हैं, जिसे कंपनी की कर्मचारी में खिड़की से देख रही है। अगले दिन सुबह प्लांट को बंद कर दिया जाता है। चैंग प्लांट की अपने बैग में डालती है और मे को पकड़ा देती है, जिसके बाद सभी कर्मचारियों को एक बस के काफिले में बिठाया जाता है। उन कर्मचारियों में एक गद्दार भी है, जो चैंग की बस पर निशान लगा देता है। मे को लू की बस में जाना है और वो इस व्यवस्था से खुश नहीं लगती। लू की टीम को वहां लाने वाले हेलीकॉप्टर ग्रीन जोन की तरफ बढ़ जाते हैं। काफिले के बढ़ने पर लू की बस को झटका लगता है और मे के हाथ से उसका फोल्डर गिर जाता है, जिसमें लू की आधी तस्वीर का दूसरा भाग है। और अब हमें पता चलता है मे लू की बेटी है, और ये भी साफ हो जाता है वो लू से नफरत करती है। थोड़ी देर में वो हाईवे ऑफ डेथ तक भी पहुंच जाते हैं, जहां क्षतिग्रस्त कारों के बीच में दुश्मन ने जाल बिछा रखा है। उसे बहुत ही खतरनाक इलाका माना जाता है, जहां बहुत से काफिलों ने दम तोड़ा है। वहां उन्हें कुछ बच्चे मदद की गुहार लगाते हुए मिलते हैं, लेकिन वो भी उस षड्यंत्र का हिस्सा हैं। लू सभी गाड़ियों को बिना रुके आगे बढ़ने का निर्देश देता है। आगे दो गाड़ियां उसका रास्ता रोक के खड़ी होती हैं, जिन्हें टक्कर मारकर वो आगे बढ़ जाता है, और ऐसा करते ही उनके चारों तरफ विस्फोट शुरू हो जाते हैं। लेकिन लू अपने काफिले को निरंतर आगे बढ़ने के लिए कहता है। अपनी बेटी को परेशान देख लू उसे आश्वासन देता है कि उसका पापा उसके साथ है। ये सुनते ही मे की नाराजगी और बढ़ जाती है। वो जानना चाहती है कि वो उस समय कहाँ था जब उसकी बीवी मर रही थी। उनका काफिला हाईवे ऑफ डेथ तो पार कर लेता है, लेकिन आगे उनके सामने एक दूसरी चुनौती खड़ी है, रेत की आंधी, जिसे वहां नहीं होना चाहिए था। वेदर रिपोर्ट्स के मुताबिक लू के काफिले के पास उस रेत की आंधी को भेदने के अलावा और कोई विकल्प भी नहीं होता। लू को ये स्थिति असामान्य लगती है, और तभी सभी रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैम हो जाते हैं। मे को ऐसा लगता है कि उसने किसी चीज को विपरीत दिशा में जाते हुए देखा, लेकिन वो इसे अपना भ्रम मान लेती है। लेकिन ये उसका भ्रम नहीं है। क्रिस और उसकी टीम ने उनके काफिले को घेर रखा है। उनके खबरी ने चैंग की बस पर निशान भी लगा रखा है। कुछ ही देर में एक हुक के जरिए वो काफिले की अंतिम बस पर चढ़ जाते हैं। विरोधी मर्सनरीज की गाड़ी बस का अगला कांच तोड़ देती है, जिसके जरिए वो बस में दाखिल हो जाते हैं और बस पर नियंत्रण कर लेते हैं। एक दूसरी बस में लू की महिला गार्ड और मर्सनरीज के गार्ड के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। जोरदार हाथापाई जमकर मुकाबला करने के बावजूद महिला गार्ड बस के बाहर जा गिरती है। सड़क पर गिरते ही पीछे से आती हुई बस लगभग उसे रौंद ही देती है। क्रिस के मर्सनरीज उस बस को रोड से उतार देते हैं। एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचते ही हेनरी और उसके मर्सनरीज कुछ कर्मचारियों को बंधक बना लेते हैं, जिसका क्रिस विरोध करता है, क्योंकि वो उसे अंतर्राष्ट्रीय अपराधी तो लगते नहीं। हेनरी उनकी मासूमियत को एक छल बताता है। लू का काफिला आंधी से बाहर आ जाता है, जिसमें दो बस कम हैं।
वो उन दो बस के गार्ड्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कोई जवाब नहीं आता और लू को विश्वास हो जाता है कि वो रेत की आंधी कृत्रिम थी। लू के आदेश पर हेलीकॉप्टर वापस आ जाते हैं। लू और मे हेलीकॉप्टर में बैठकर उस जगह का निरीक्षण करने के लिए निकल जाते हैं, जिसके दौरान उन्हें एक जेट इंजन दिखाई देता है जिससे ये रेत की आंधी बनाई गई थी। आगे बढ़ने पर उन्हें एक बस मिल जाती है जिसकी गार्ड उन्हें बताती है कि इस हरकत के पीछे अमेरिकन का हाथ है। दूसरा हेलीकॉप्टर मर्सनरीज की गाड़ियों तक पहुंच जाता है। दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो जाती है जिसमें मर्सनरियों की एक गाड़ी उड़ा दी जाती है। क्रिस एक बहुत ही अच्छा चालक है। वो अपनी सभी गाड़ियों को एक ऐसी जगह पर ले जाता है जहां रुककर वो हेलीकॉप्टर पे अच्छी तरह से निशाना साध सकते हैं और हेलीकॉप्टर क्रिस की इस चाल में फंस जाता है। हेलीकॉप्टर के बुड़ते ही उसे मार गिराया जाता है। काफिले की बाकी बसें ग्रीन जोन तक सुरक्षित पहुंच जाती हैं। लू का हेलीकॉप्टर दूसरी हाईजैक की हुई बस तक पहुंच जाता है, जिसका निरीक्षण करने पर उसे पता चलता है कि कुछ ही कर्मचारियों को बंधक बनाया गया है। बेस पर पहुंचने पर क्रिस हेनरी को आड़े हाथ लेता है और उससे जानना चाहता है कि वो उसे किस मुसीबत में फंसा रहा है। अब ओवेन आगे आता है और क्रिस को बताता है कि उसने ही हेनरी को इस काम के लिए अपने साथ जोड़ा था और उसकी प्राइवेट फौज ही रिफाइनरी पर हमले करते आ रही है। वो बताता है कि उसने सालों ऑयल कंपनीज की खिदमत की, जिसके चलते उसकी व्यक्तिगत और पारिवारिक जिंदगी तबाह हो गई। कंपनियों ने बहुत मुनाफा कमाया लेकिन उसके हिस्से कुछ नहीं आया, जिसके चलते उसने मांगने को छोड़ छीनने का रास्ता अपनाया। वो क्रिस को अपना सिक्योरिटी ऑफिसर बनाना चाहता है क्योंकि हेनरी एक नौजवान नौसिखिया है। क्रिस इस झमेले में पड़ना नहीं चाहता और वहां से निकलने से पहले अपने भाई को भी यही मशवरा देता है। हेनरी ओवेन को आश्वासित करने की कोशिश करता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा, लेकिन ओवेन को क्रिस ही चाहिए था और वो हेनरी को गोली मार देता है। ओवेन के मर्सनरीज हेनरी की टीम को उड़ा देते हैं। वहां से गांव की तरफ लौटते हुए क्रिस को लू अपने हेलीकॉप्टर से देख लेता है। वो उसे गोली मार सकता है लेकिन उसका पीछा करना ही उचित समझता है। हेलीकॉप्टर में ईंधन कम होने के कारण लू उन्हें उसे वहां छोड़कर वापस जाने को कहता है। घर लौटकर क्रिस अपनी और हेनरी की तस्वीर को मुक्का मारकर तोड़ देता है। वो उसकी नादानी से नाराज है। तभी गांव का एक बच्चा उसे खेलने के लिए बाहर बुलाता है और अब उसकी मुलाकात लू से होती है। लू के पास क्रिस के लिए बहुत से सवाल हैं जिसका क्रिस एक भी जवाब नहीं देता। उसी दौरान एक बच्चा अपनी बॉल मांगने आ जाता है और लू स्थिति को संभालते हुए वहां से जाने का नाटक करता है। थोड़ी देर में क्रिस हेनरी को मिलने उनके अड्डे पर जाता है। वहां पहुंचने पर क्रिस को हेनरी की लाश मिलती है जिसे ओवन ने उसे उकसाने के लिए वहां रखा था। उसका पीछा करता हुआ लू वहां पहुंच जाता है और क्रिस उस पर पीछे से झपट पड़ता है। उन दोनों के बीच जोरदार हाथापाई शुरू हो जाती है जहां वो दोनों एक दूसरे को कुचलने की कोशिश करते हैं। मौका मिलते ही दानव जैसा क्रिस नन्हे से लू पर एक फोक लिफ्ट ही उड़ेलने वाला होता है। लू एन मौके पर हेनरी की लाश के साथ फोक लिफ्ट के नीचे से निकल जाता है। अब नन्हा लू दैत्य क्रिस पर ग्रेनेड दागना चाहता है जो उसे जकड़ लेता है और बहस के दौरान उन्हें पता चलता है कि उनका शत्रु एक ही है। तभी वहां पैसा मांगते हुए फ्रेंच मर्सनरीज भी पहुंच जाते हैं। उन्हें अपने असले और बारूद के पैसे चाहिए जो ओवन की एक और चाल है। उन्हें समझाने के चक्कर में ग्रेनेड से पिन निकल जाता है और फ्रेंच मर्सनरी वहां से भाग खड़े होते हैं। क्रिस और लू ग्रेनेड में पिन तो दोबारा डाल देते हैं लेकिन तब उन्हें एहसास होता है कि फ्रेंचमैन वहां से भागे नहीं हैं, वो उन पर भारी आक्रमण करने वाले हैं। उस भारी हमले से बचने के लिए अब उन दोनों को साथ में काम करना होगा। हल्की फुल्की गोलीबारी से काम नहीं चलेगा। क्रिस लकड़ी की दीवार में छेद कर देता है और लू उसे ग्रेनेड पास करने लगता है। थोड़ी देर में गोलीबारी बंद हो जाती है और लू एक बार फिर से अपनी पिस्तौल क्रिस पर तान देता है। भारी गोलीबारी के बीच क्रिस का ट्रक भी क्षतिग्रस्त हो जाता है। अब क्रिस लू को ओवेन की असलियत बताता है और वो दोनों मिलकर उस अड्डे को नष्ट कर देते हैं। ओवन चैंग और दूसरे बंधकों को रिफाइनरी ले जाता है। वो चैंग से सिस्टम स्टार्ट करवाना चाहता है जिसके जरिए वो तेल की चोरी कर सकेगा। चैंग के मना करने पर वो होस्टेजेस को मारना शुरू कर देता है। चैंग तब भी नहीं टूटती लेकिन आखिरी बंधक उसका बेटा है। अब चैंग टूट जाती है। वो ओवन को बताती है कि कंप्यूटर की की और कोड्स उसके बैग में हैं जो इस समय उसके पास नहीं है। ये सुनते ही ओवन अपना आपा खो बैठता है और उसी वक्त चैंग का बेटा उसे बताता है कि उस बैग में एक मोबाइल फोन भी है जिसकी ट्रैकिंग से उन्हें बैग मिल जाएगा। क्रिस लू को अपने साथ गांव ले जाता है। बैग में रखा चैंग का
फोन बजने लगता है और मैं उसे उठा लेती है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती और फोन को काट दिया जाता है। लू अपनी टीम को कॉल करता है ये जानने के लिए कि क्या वो ग्रीन जोन सुरक्षित पहुंच गए हैं। क्रिस बच्चों को एक नर्सरी राइम सुनाना शुरू कर देता है और लू उस नर्सरी राइम के जानवरों की एक्टिंग करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। क्रिस लू को बताता है कि उसके हाथ में की नोटबुक लगी है और उसने अपना नंबर उसकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में जोड़ दिया है, क्या पता उसकी बात बन जाए। ये सुनते ही लू भड़क जाता है और उसे बताता है कि मैं उसकी बेटी है। उन दोनों के संबंध में तनाव जरूर है, लेकिन वो उसकी बेटी है। क्रिस बताता है कि लू की तरह उसके पिता भी जांबाज थे और उन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान दी थी। लू कहता है कि अपने देश की रक्षा करना अपने परिवार की रक्षा करना ही तो है जो उसमें रहता है। मैं उनकी बात सुन लेती है और अब उसे एहसास होता है कि उसके पिता क्या करते हैं। उन्हें गांव में किसी के घुसने का आभास होता है। मैं बच्चों को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाती है। क्रिस और लू आवाज का पीछा करते हुए बाहर चले जाते हैं। वो बहुत जल्द समझ जाते हैं कि वो ओवन के आदमी हैं। अब दोनों एक एक करके ओवन के आदमियों पर टूट पड़ते हैं। ओवन का एक आदमी लू को घेर लेता है। लू को बचाने के लिए क्रिस छत पर छलांग लगा देता है, लेकिन उसकी छलांग से छत टूट जाती है और वो सब नीचे गिर पड़ते हैं। क्रिस लू को अपने ऊपर से हटने के लिए चिल्लाता है। वो अपनी जुगलबंदी जारी रखते हैं और लू के इशारे पर क्रिस एक और सिपाही को धराशायी कर देता है। तभी लू एक और इशारा करता है जो क्रिस के समझ में नहीं आता। लू बाहर निकलकर क्रिस की मदद से एक सिपाही को उड़ा देता है। क्रिस बंदूक लेकर एक मीनार पर चढ़ जाता है और लू नीचे अपना सफाई अभियान जारी रखता है। क्रिस ऊंचाई का फायदा उठाकर कुछ सिपाहियों को मार गिराता है, लेकिन गोली चलाने की वजह से वो दुश्मन की नजर में भी आ जाता है। ओवन का अतरंगी सिपाही उस पर रॉकेट दाग देता है। एन मौके पर कूदकर क्रिस अपनी जान बचा लेता है। क्रिस समझ जाता है कि वो लोग वहाँ क्यों आए हैं। वो में से फोन लेता है और बाहर आ जाता है। गाँव के लोग भी अपने घरों को बचाने के लिए बाहर आ जाते हैं। उन्हें ऐसा करता देख ओवन का एक सिपाही ग्रेनेड निकाल लेता है। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि वो वहाँ सिर्फ बैग के लिए आए हैं। खून खराबे को रोकने के लिए क्रिस उन्हें वो बैग दे देता है और मे उसका विरोध करती है, लेकिन बैग मिलते ही ओवन के आदमी सचमुच वहाँ से चले जाते हैं। सुबह में उन्हें बताती है कि ओवन को वो बैग क्यों चाहिए था। क्रिस को अब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके लोग बच गए हैं थोड़े से तेल के लिए। अब मैं बताती है कि वो तेल थोड़ा नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी तेल की चोरी होगी जिससे उनके देश की अर्थव्यवस्था पर भी फर्क पड़ेगा। क्रिस को एहसास होता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो लू के साथ ओवन के पीछे जाता है। जाने से पहले लू मे को कहता है कि वो वहीं रहे और मे उसे बंदूक और ग्रेनेड्स का इस्तेमाल करने की चेतावनी देती है क्योंकि पूरी रिफाइनरी तेल से भरी हुई है। उनके वहां से निकलते ही मे को एक कार और मिल जाती है। चैंग का बैग रिफाइनरी पहुंच जाता है और ओवन उसे सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए कहता है और अपने बेटे की जान बचाने के लिए चैंग बिल्कुल वैसा ही करती है। कुछ ही देर में तेल की नदियां बहने लगती हैं और अब हम देखते हैं पूरे देश के तट पर बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स पहले से ही तेल का इंतजार कर रहे थे। क्रिस और लू के वहां पहुंचते ही उन पर रॉकेटों से हमला शुरू हो जाता है। ओवन के आदमी उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ते। क्रिस का ट्रक एक प्लेटफॉर्म से टकरा जाता है और प्लेटफॉर्म के गिरते ही सफेद पाउडर का धमाका हो जाता है, जिसका फायदा उठा के क्रिस और लू रिफाइनरी में खो जाते हैं। ओवन की को कंप्यूटर में ही तोड़ देता है ताकि तेल के प्रवाह को रोका ना जा सके। वो अपने पर्सनल गार्ड्स के साथ वहां से निकल जाता है और निकलने से पहले लू और क्रिस का इंतजाम भी करवा देता है। ओवन के आदमी टिड्डी दल की तरह क्रिस और लू पर चारों तरफ से टूट पड़ते हैं। क्रिस जमीन पर और लू हवा में लगातार उनसे जूझते रहते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर ओवन उन्हें गुड बाय कहता है। कुछ और देर की जद्दोजहद के बाद वो बिल्डिंग में दाखिल हो जाते हैं। अंदर भयंकर टाटू वाला गार्ड उनका इंतजार कर रहा होता है। उसे भटकाने के लिए लू चाकू फेंकता है और क्रिस उसके सर पर एक फायर नोजल दे मारता है। मौके का फायदा उठाकर लू चैंग और उसके बेटे को वहां से भगा देता है। अब वो तीनों ही उस कमरे में बसते हैं। एक बार फिर लू और क्रिस एक दूसरे का इशारा समझने में नाकामयाब रहते हैं। लू अपनी जान पर खेलकर क्रिस तक कारतूस पहुंचा देता है, लेकिन कुछ ही देर में उनके कारतूस खत्म हो जाते हैं। अब क्रिस उस गार्ड से बतियाने लगता है और मौके का फायदा उठाकर लू उस पर हमला कर देता है। लू को गार्ड के साथ छोड़कर क्रिस ओवन के पीछे भागता है, लेकिन ओवन उसके हाथ से निकल जाता है। तभी मे कार लेकर वहां पहुंच जाती है। क्रिस मे को बताता है कि गाड़ी के हर कोने में हर सीट के नीचे बंदूक रखी गई है। ये एक अमेरिकी ट्रिक है। रिफाइनरी में लू और टाटू वाले गार्ड की लड़ाई जारी रहती है। तभी चैंग अचानक से प्रकट हो जाती है। उसे वहां देखकर लू को हैरानी होती है और वो एक बार फिर उसे वहां से निकलने के लिए कहता है। लू का ध्यान भटकने की वजह से गार्ड वहां से भागने की कोशिश करता है। उसे रोकने के लिए लू फोम एप्लीकेटर का इस्तेमाल करता है। अब उस जगह चारों तरफ झाग ही झाग हो जाती है, लेकिन उनकी लड़ाई अब भी नहीं रुकती। आखिरकार किसी तरह लू उस गार्ड से अपना पिन छुड़ा ही लेता है। क्रिस को अपने पीछे आता हुआ देख ओवन की गाड़ी से उस पर गोलीबारी की जाती है। क्रिस भी
उसका मुंहतोड़ जवाब देता है। लगातार फायरिंग की वजह से ओवन की गाड़ी की गोलियां खत्म हो जाती हैं। ओवन की गाड़ी सड़क से उतर जाती है। उनका मानना है क्रिस का ट्रक रेगिस्तान में उनका पीछा नहीं कर पाएगा और कुछ दूर जाकर ऐसा ही होता है। क्रिस का पुराना ट्रक रेगिस्तान में कलाबाजियां नहीं मार सकता। इस बार मे के पापा जेट इंजन लेकर वहां पहुंच जाते हैं। लू शिकायत करता है कि वजन की वजह से वो ट्रक धीमा है। क्रिस उसे बताता है कि जेट इंजन सिर्फ रेत की आंधी बनाने के लिए नहीं है। जेट इंजन स्टार्ट करते ही ट्रक गोली की रफ्तार पकड़ लेता है और ओवन के काफिले के एक ऑयल टैंकर से जा टकराता है। टक्कर की वजह से ऑयल टैंकर में विस्फोट हो जाता है और उस विस्फोट की वजह से एक एक करके दूसरे टैंकर्स भी नष्ट हो जाते हैं। ओवन की कार भी इन धमाकों से बच नहीं पाती। उसका ड्राइवर झुलस जाता है और ओवन का आधा चेहरा बिगड़ जाता है। अपनी जान बचाने के लिए ओवन एक बार फिर से क्रिस को पैसा भेंट करता है, लेकिन वो उसके प्रस्ताव को एक बार फिर ठुकरा देता है। ये सुनकर ओवन ड्राइवर की लाश को गाड़ी से बाहर फेंक देता है और गाड़ी को लेकर वहां से निकल जाता है। लू उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रक का टैंक लीक कर रहा है और उसके टायर रेत में फंस जाते हैं। अब क्रिस एक और कारनामा दिखाता है। उसके कुछ बटन दबाते ही ट्रक स्की स्ले में तब्दील हो जाता है और जेट इंजन की मदद से रेती पर स्की करने लगता है। लू और मे ट्रक के कैबिन में होते हैं और क्रिस ट्रक की साइड पर लटका होता है। कुछ ही देर में वो ओवन की गाड़ी तक पहुंच जाते हैं और लू ओवन की गाड़ी को खाई की तरफ धकेलना शुरू कर देता है। ओवन किसी तरह से अपनी गाड़ी को किनारे करने में कामयाब हो जाता है। लू के लाख कोशिश करने पर भी ट्रक रुकता नहीं। वो क्रिस को चेतावनी देता है, लेकिन क्रिस तक उसकी आवाज नहीं पहुंचती। लू और मे रस्सी की मदद से ट्रक के बाहर कूद जाते हैं। ट्रक खाई में गिर जाता है। ऊपर देखने पर उन्हें पता चलता है कि उनकी रस्सी का दूसरा सिरा ओवन की गाड़ी से बंधा पड़ा है। ओवन के पास जीने की अब कोई वजह नहीं रह जाती, लेकिन नीचे जाते जाते वो उन सबको भी अपने साथ ले जाना चाहता है। लू एन मौके पर रस्सी काट देता है और वो और मे पहाड़ की एक चट्टान पर सुरक्षित बच जाते हैं। खाई में गिरने की वजह से ओवन की गाड़ी में विस्फोट हो जाता है और लू जोर जोर से क्रिस का नाम पुकारने लगता है। चट्टान पर बैठी मे लू की जेब में अपना वॉलेट देखती है, जिसमें लू ने उनके परिवार की पिक्चर को जोड़ रखा है। मे अपने पिता को माफ कर देती है, लेकिन क्रिस नहीं, जो लू की टांग से खाई में लटका पड़ा है। बाप और बेटी उसे ऊपर खींच लेते हैं और लू उसे अपनी बेटी से दूर रहने की चेतावनी देता है। दूसरी तरफ लू की टीम टैंकर्स पर धावा बोल देती है और उन सबको गिरफ्तार कर लेती है। पहाड़ पर अटके उन तीनों को बचा लिया जाता है। गांव वापस पहुंचने पर लू और क्रिस गांव की पानी की समस्या को भी हल कर देते हैं। पूरा गांव खुशी से झूम उठता है, लेकिन तभी लू की टीम वहां पहुंच जाती है और उसे बताती है कि उन्हें नया मिशन मिला है। ये सुनते ही लू क्रिस को अपने साथ चलने का न्योता देता है।